तो दोस्तों आज की वीडियो एनटीएससी एग्जाम यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या फिर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एनटीएससी फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं और उन क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। वीडियो में मैं आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उन क्वेश्चनों को आपको किस तरीके से हल करना है। कुछ सामान्य बातें हैं, कुछ विशेष जानकारियां वो दी गई हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो आप जल्दी से एनटीएस की फर्स्ट स्टेज की जो एग्जाम है सभी क्वेश्चन कर सकते हो और क्वालिफाई भी कर सकते हो। तो मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, मैं एनटीएससी फर्स्ट स्टेज की जो एग्जाम में पेपर के बारे में आपको आगे जो बताने वाला हूं, ये राजस्थान राज्य से है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो लास्ट ईयर एग्जाम करवाई गई थी उसका ये पेपर है। उसी का हवाला देते हुए मैं आपको ये आगे की जानकारी वो दे रहा हूं। अगर आप दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का जो सिलेबस है एनटीएससी एग्जाम का वो सबका सेम है। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि ये जो एग्जाम है वो अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग जो बोर्ड होते हैं वो करवाते हैं। तो ऐसे में उनके जो क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चन है वो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन उनका जो सिलेबस है सबका सेम है। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। सेम के सेम हर एक स्टेट बोर्ड के अंदर जो एनटीएस की एग्जाम होती है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर आपको बिल्कुल मैंने हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश है वो की गई है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और पेपर के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानकारी आपको देता हूं। दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। अब मैं आपको लास्ट ईयर एनटीएससी एग्जाम फर्स्ट स्टेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, सीधा तरीका भी आपको बताऊंगा, ताकि आप कम समय में जल्दी से क्वेश्चन वो हल कर सको। लेकिन इससे पहले कुछ सामान्य बातें जिनको आपको जानना जरूरी है। देखिए, एनटीएससी फर्स्ट स्टेज की जो एग्जाम होती है उसमें एक ही दिन दो पेपर होते हैं। एक तो होता है मेट का और दूसरा होता है सेट का। अब सेट वाले पेपर के अंदर आपके 9th और 10th का सिलेबस आता है, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। जबकि जो मेट वाला टेस्ट है, जिसे अपन मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, उसके अंदर आपकी बुद्धि की जांच है वो की जाएगी। जब भी आप पेपर स्टार्ट करो तो पेपर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करते हुए क्वेश्चन को आपको हल करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मैट वाला जो पेपर होता है यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है। ये जो पेपर है वो लास्ट ईयर का आया हुआ है, इसी के स्रोत मानते हुए अपन इन क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको तरीका वो बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे देखिए एक दिशा निर्देश है वो दिया गया है। और दिशा निर्देश का मतलब ये है, देखिए प्रश्न संख्या 1 से 8, यानी ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक लागू होंगे। प्रत्येक में एक अक्षर श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है और जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। ये पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन के आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, पीछे जिस क्रम में अक्षर आए हैं उसी क्रम को फॉलो करते हुए आपको वो अक्षर लेके आना है। और वो अक्षर आपको यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई एक है। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। एक क्रम है, एक क्रम के अनुसार ये अक्षर यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे ही यहाँ पे रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्रम बनता है, क्रम के अनुसार ही आपको क्वेश्चन मार्क की जगह अक्षर लेके आना है। किस तरह से, मान लीजिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 4 आता है, तो एक निश्चित क्रम है वो बन गया। उसी हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक के जितने भी अक्षर हैं उनका क्रम आपको याद कर लेना है। यानी ए है वो कितने नंबर पे आता है, बी है वो कितने नंबर पे आता है, सी है वो कितने नंबर पे आता है। उसी क्रम के अनुसार यहाँ पे प्रत्येक जो अक्षर दिया गया है उसकी क्रम संख्या आपको ऊपर लिख लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन है वो बताया है। जैसे आर है वो यहाँ पे देखिए 18 नंबर पे आया है, ठीक है।
और V है वो यहाँ पे 22 नंबर पे आया है, और A है वो 27 नंबर पे आया है। अब आप ये कहोगे कि सर A है वो तो 1 नंबर पे आता, वो 27 पे क्यों आया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कारण ये है कि जैसे हमने R का नंबर यहाँ पे रख दिया 18, फिर आया यहाँ पे आगे देखिए V आया है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे R के बाद देखिए यहाँ पे V आया है, उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए V आया है, और V का क्रम संख्या होता है 22। अब 18 और 22 में कितना अंतर है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 का अंतर है। अब यहाँ पे देखिए एक एक क्रम है वो बढ़ा है, ठीक है, जैसे 4 के बाद 5, 6, 7, 8, उसी हिसाब से जैसे 18 में 4 जोड़ा 22 आ गया, और 22 में हमने यहाँ पे 5 जोड़ा तो 27 आएगा। अब 27 पे तो वैसे एबीसीडी में कोई नंबर नहीं हो, तो वापस सीरीज घूम के आ जाएगी और 27 पे ए है वो आ जाएगा। अब आगे आपको बढ़ते जाना है, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए G 7 पे आता है और N है वो 14 पे आता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रम बन रहा है, 4 के बाद 5 का अंतर आ रहा है, फिर 6 का अंतर आ रहा है, फिर 7 का अंतर आ रहा है, अब 8 का अंतर आएगा। अब यहाँ में 14 में आपको 8 जोड़ना है दोस्तों। 14 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 और 14 होते हैं 22, और 22 नंबर पे यहाँ पे देखिए एबीसीडी में V है वो आ जाता है। तो आपको यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन 2 दिया गया है इसके अंदर V आया है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो करने हैं। तो देखिए ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन करने का। अब चलिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, कुछ सीरीज है वो बनी गई, यहाँ पे जोड़े दिए गए हैं, AC है, FH है, KM है, PR है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी आगे भी इसी तरह के जोड़े के अनुसार वो आएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है? तो सबसे पहले सभी ये जो अक्षर दिए गए हैं ABCD वाले, उनकी क्रम संख्या है वो आप लगा लीजिएगा। और देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए क्रम संख्या है वो लगा दी है। जैसे A है वो 1 नंबर पे आता है, F है वो 6 पे आता है, K है वो 11 पे आता है, P है वो 16 पे आता है, और नीचे हमने लगा दिया C 3 पे आता है, और H 8 पे आता है, और M 13 पे आता है। इस तरह एक सीरीज बन गई। अब सीरीज कैसे बनी है वो आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैंने एक ऊपर वाली सीरीज ली है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्रम है वो बना दिया है। एक के बाद यहाँ पे देखिए 6 है, नहीं एक के बाद 6 आया है, तो अंतर कितने का होगा? यहाँ पे 5 का अंतर हो गया। और फिर F के बाद K आ गया, और K का नंबर होता है 11, और 6 और 5 11, और फिर देखिए यहाँ पे P आया है K के बाद, और 11 में जब अपन यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। तो देखिए क्रम बन गया, इनमें सब में 5-5 का अंतर चल रहा है। तो यहां पर भी आपको 16 में 5 जोड़ना है, और जैसे हम 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 और 5 21 होते हैं। तो पहला अक्षर यहां पे आ गया U, आप यहां पे देखिए U आ गया है, ठीक है, यहां पे देखिए गलत हो गया, V आ गया है, ठीक है। तो जो 21वां अक्षर होता है वो U होता है। और उसी तरह से यहां पे देखिए R है वो 18 नंबर पे आता है, और 18 में जब अपन 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, और ABCD में 23वां जो अक्षर होगा वो W होगा। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा ये है वो सही हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से हल करने, आपको थोड़ी प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। चलिए दूसरे तरीके के क्वेश्चन अपने यहां पे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पे एक क्वेश्चन ये है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको फॉलो करना है किस तरह से आया, ठीक है। यहां पे देखिए पहला जो अक्षर है, देखिए आप देखिए यहां पे COVID, ठीक है, और यहां पे देखिए VID को इसने पहले ले लिया, और ये CO है, इसको देखिए इसने लास्ट में रख दिया। आप यहां पे देखिए यहां पे CO पहले है, और अगली सीरीज में यानी ये और ये दोनों यहां पे कंडीशन समान लागू हो रही है। उसी तरह से आपको अगले वाली कंडीशन लगानी, यानी इसका जो पहला जो अक्षर है DN, इसको आपको लास्ट में रखना है। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो जाएगा? जो अक्षर आएगा वो IN से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये जो सीरीज है वो बन रही है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको हल करना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग है वो खर्च करना है। चलिए एक दूसरे तरीका का क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बताता हूं। अब यहां पे देखिए इंस्ट्रक्शन आ गया है कि प्रश्न संख्या 9 से 16 तक प्रत्येक में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है यानी गायब है। उसी तरह के क्वेश्चन है, अब की बार यहां पे डिजिट दे दिए, अंक है वो दे दिए। अब यहां पे आपको अंकों को लेके आना है। देखिए क्वेश्चन यहां पे आ गया है, 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 5 आया है, फिर 8 आया है, 13 है, क्वेश्चन मारा के फिर 34 आना है। तो एक क्रम के अनुसार आपको यहां पे लेके आना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप कोई गौर देखिए, मैंने इसका सोल्यूशन है यहां पे वो बता दिया है। अब यहां पे देखिए 2 के बाद 3 आया है, ठीक है, 2 और 3 कितने होते हैं? 5, ठीक है। तो देखिए अगला अक्षर आ गया 5, 5 में 3 जोड़ो कितना हो गया? 8, 8 में 5 जोड़ो 13 हो गया, 13 में 8 जोड़ो कितना हो गया? 21 हो गया, 21 में 13 जोड़ो कितना हो गया? 34। तो देखिए यहां पर पहले 3 जोड़ा गया है, फिर 8 जोड़ा गया है, फिर 13 जोड़ा गया है, तो एक क्रम है वो बन गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन मार्क की जगह ये 21 है वो आ जाएगा, और 21 वाला ऑप्शन ये है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो भी आने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करना है, किस तरह से करोगे? तो देखिए इस सीरीज को आप समझना है।
अब देखिए यहां पे देखिए पहला अक्षर 4 आया, फिर 17 है। तो सबसे पहले तो इन दोनों में ही आपको एक क्रम है वो ढूंढना है कि किस क्रम में आई है। देखिए यहां पे अगर मैं 4 को 4 से गुणा करता हूं तो 16 आता है, और 16 में मैंने 1 जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, देखिए 17 आ गया। तो इसी तरह से 17 को आपको 17 से गुणा करना है, और 17 को जब आप 17 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 289 आ जाएगा, और 289 में हम 1 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर आपको 290 गुणा 290 करना है, तो संख्या यहाँ पे आ जाएगी 8400, लेकिन उसमें एक और जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए 84,101 आ जाएगी। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। तो कहने का मतलब है इस सीरीज के अंदर यहाँ पे आपस में संख्या को गुणा किया गया है और फिर एक है उसमें जोड़ा गया है। तो इसी तरह से आपको ये सीरीज वाले क्वेश्चन है वो आपको हल करना है। चलिए कुछ सीरीज और आगे आ रही हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये कैसे हल करना है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले एक कथन है वो दिया गया है, यूं मान लीजिएगा एक क्वेश्चन है वो दिया गया है। अब इसके दो निष्कर्ष निकले हैं। अब देखिए कथन क्या है कि बेरोजगारी देश की गरीबी का एक मुख्य कारण है, यानी ये क्वेश्चन रख दिया कि जो बेरोजगारी होती है वो किसी देश की गरीबी का मुख्य कारण होता है। अब देखिए, अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि गरीबी खत्म करने के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये चीजें बिल्कुल फॉलो कर रही है कि अगर देश में गरीबी को खत्म करना है तो रोजगार देना पड़ेगा देश की सरकार को, ठीक है, तब गरीबी है वो खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया है, देश के सभी लोग बेरोजगार है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सभी लोग बेरोजगार नहीं है, कुछ लोग हैं वो बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है, इस कथन में जो नीचे दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो तो सही बैठता है, और दूसरा वाला बिल्कुल भी इसका अनुसरण है वो नहीं करता है, बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि देश के अंदर लोग बेरोजगार भी हैं और रोजगार भी हैं, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो कोई प्राइवेट कर्मचारी है, तो सभी बेरोजगार नहीं है, तो दूसरा नंबर है वो लागू नहीं होता। तो इसके अंदर यहां पे देखिए पहला जो ऑप्शन आ रखा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, किसका, इस कथन का है। ये जो निष्कर्ष नंबर 1 है वही इसको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यही सही है, दूसरा इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो यहां पे इसका ऑप्शन आ जाएगा पहला। तो चलिए एक ये क्वेश्चन है, मैं यहां पे आपको जूम करके दिखाता हूं, और यहां पे देखिए पहला कथन दिया गया है। कथन क्या है कि प्रातःकालीन सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, यानी सुबह घूमना फिरना, मॉर्निंग वॉक करना स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन अगले ने रख दिया। अब यहाँ पे इसका निष्कर्ष है वो निकाला गया है। क्या क्या निष्कर्ष है, देखिए इसमें पहला निष्कर्ष है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति प्रातःकालीन सैर करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, पढ़ने से ही हमें ये मालूम हो गया कि जरूरी नहीं है कि जिनका स्वास्थ्य सही है वही प्रातःकालीन सैर करते हैं या घूमते फिरते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो भी घूमते हैं। तो ये जो निष्कर्ष है बिल्कुल गलत है। अगला निष्कर्ष क्या है, देखिए सायंकालीन सैर हानिकारक होती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि शाम के समय घूमना अच्छा होता है। तो ये दोनों ही जो निष्कर्ष हैं सरासर गलत हैं। तो यहां पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है, नए तो निष्कर्ष 1 और नए ही निष्कर्ष 2 है वो अनुसरण करते हैं किसका, इस कथन का। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि प्रातःकालीन घूमना फिरना सबके लिए अच्छा होता है, जो स्वस्थ हैं वो भी घूमते हैं और जो नास्वस्थ हैं वो भी घूमते हैं। तो इस तरह के निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के हैं आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको करने। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक और तरीके का क्वेश्चन आ गया। आप यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख मुद्रा रुपया एवं डॉलर के मध्य संबंध को सही दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चित्र हैं दोस्तों आपको दिए जाएंगे, कुछ इस तरह के चित्र है वो दिए जाएंगे, एक आरेख है वो बना दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 बातें यहाँ पे बताई गई हैं। पहली है मुद्रा, रुपया, डॉलर, और मुद्रा के अंदर सब कुछ शामिल हो जाता है दोस्तों, आपको पता है, ठीक है, जिसके अंदर रुपया भी आता है डॉलर भी आता है। जैसे अपने भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, तो यहां मुद्रा का नाम रुपया होगा, और अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर। तो इसको आपको एक सर्किल के द्वारा दर्शाना है। तो देखिए सर्किल यहाँ पे कुछ इस तरह से दिए गए हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो सर्किल है बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बड़ा गोला दिया गया है इसका मतलब है मुद्रा, और एक मुद्रा के अंदर ही यहाँ पे देखिए डॉलर होता है, रुपया होता है, दरम होती है, अलग अलग कंट्री की जो मुद्रा होती है मुद्राओं के नाम होते हैं। तो ये जो फॉलो है सही तरीके से करता है, ठीक है, और ये जो बाकी है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है, ये देखिए क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख मुंबई, मध्य प्रदेश एवं भोपाल के मध्य संबंध को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मुंबई, मध्य प्रदेश, भोपाल, जो कि अपने राजस्थान के कुछ शहरों कुछ राज्यों के यहाँ पे नाम है। यहाँ पे कुछ आरेख हैं वो दिए गए हैं, आपको सही तरीके वाला जो आरेख है उसको आपको टिक लगाना होता है। अब इन आरेख में यहाँ पे देखिए जो 3 नंबर का आरेख दिया गया वो बिल्कुल सही बैठता है।
क्यों बैठता है? देखिए यहां पे एक राज्य है अपने भारत देश का मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो देखिए यहाँ पे बड़ा वाला एरिया तो हो गया मध्य प्रदेश, और इसी मध्य प्रदेश के अंदर है यहाँ पे आप देख सकते हो भोपाल, और यहाँ पे ये मुंबई। मुंबई अलग है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मुंबई है जो कि बिल्कुल अलग है, तो इसलिए अलग दर्शाया गया। अब देखिए यहाँ पे इस आरेख का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये जो आरेख यहाँ पे 1 नंबर वाला जो आरेख यहाँ पे बनाया गया है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे ये आरेख दिया गया है, कुछ आरेख हैं वो मुंबई भी हैं, मध्य प्रदेश भी हैं, भोपाल भी हैं। देखिए यहाँ पे ये काटा गया, आप यहाँ पे देख सकते हो काटा गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ का मतलब देखिए, मान लीजिए ये जो आरेख है, ये जो आरेख है इसको अपन मध्य प्रदेश मान लेते हैं, ये जो आरेख है इसको अपन भोपाल मान लेते हैं, और ये जो आरेख है इसको अपन मुंबई मान लेते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो मुंबई का कुछ भाग है वो भोपाल है, और भोपाल का कुछ भाग है वो मुंबई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये आरेख हैं वो दिए जाते हैं, आपको इनको फॉलो करते हुए क्वेश्चन का हल करना है। चलिए यहाँ पे और देखता हूं, कोई एक आरेख आपको बताता हूं। हाँ ये देखिए, निम्न में से कौन सा वेन आरेख शाकाहारी शेर और जानवरों के मध्य संबंध को सही दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए काफी सारे आरेख दिए गए, जिसके अंदर पहला वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो शाकाहारी हैं वो शेर भी हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी जो जानवर हैं वो शाकाहारी हो, वो मांसाहारी भी हो सकते हैं। देखिए शेर तो मांसाहारी है, ये तो पक्की बात है, लेकिन और जैसे दूसरे जानवर हैं वो शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा जो गोला दर्शाया गया है वो तो शाकाहारी को दर्शाया गया है, और इसके अंदर देखिए कुछ तो शेर हैं और कुछ जानवर हैं जो कि शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो ये जो आरेख है बिल्कुल ये दर्शाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे फॉलो करना है और क्वेश्चन को आपको हल करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, यदि किसी कूट भाषा में ऑनलाइन को ये लिखा जाता है और साइलेंट को ये लिखा जाता है, ठीक है, ये क्या बन रहा है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये कूट भाषा है। देखिए ऐसे ही कुछ शब्द हैं वो यहाँ पे रख दिए जाते हैं, और उन शब्दों को या अक्षरों की जगह है उल्टी सुल्टी वो कर जाती है, कोई को आगे रख दिया जाता है, कोई को पीछे रख दिया जाता है। उसी हिसाब से आपको इनको करना है। क्या करना है देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो ऑनलाइन है इसमें क्या क्या चेंज किया, हालांकि अगला अक्षर वो भी ऑनलाइन से ही बना है। कैसे? देखिए यहाँ पे जो ये ऑन है, देखिए ऑन देख रहे हैं, यहाँ पे और एल का जो स्थान है वो चेंज कर दिया। ओ को इसने कहां कर दिया, यहाँ पे एल वाली जगह लेके आ गया। ये देखिए ये एल है और यहाँ पे तो ओ आ गया, ठीक है, और ओ वाली जगह है यहाँ पे देखिए एल आ गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पहले और तीसरे अक्षर का स्थान है या क्रम है वो चेंज कर दिया। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगले 3 अक्षर बच गए, इसमें आई और ई का, देखिए यहाँ पे आई है, आई की जगह ई रख दिया, और यहाँ पे ई है, ई की जगह इसने आई रख दिया, यानी एक दूसरे का क्रम है वो चेंज कर दिया। अब उसी हिसाब से दोस्तों ये जो अक्षर दिया गया है या शब्द दिया गया है, इसको आपको जो पीछे जो क्रम लगाया गया है उसी क्रम के अंदर आपको यहाँ पे रूल को फॉलो करते हुए इन शब्दों को आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास नया शब्द है वो आ गया है। अब इस नए शब्द को कैसे लिखना होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे और एल का स्थान है वो चेंज किया गया, यानी पहले और तीसरे अक्षर का स्थान है वो चेंज किया गया है। तो आपको भी एल और एस का स्थान चेंज करना पड़ेगा। तो एल की जगह तो ये देखिए एस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए टी की जगह एन आ जाएगा। तो इसके अंदर देखिए काफी सारे ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन है, तो इनमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको थोड़ा सा दिमाग है वो लगा लेना। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, और क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न संख्या 25 से 27 के उत्तर दीजिएगा। यानी आगे ये जो रूल लागू होगा वो प्रश्न संख्या 25 से लेकर 27 तक है वो लागू होगा। रूल क्या है वो समझिए आप। यदि किसी कूट भाषा में 461 का अर्थ है वेयर आर यू, अब इसको समझिए दोस्तों। यहां पे देखिए 3 डिजिट दिए गए, 3 अंक वो दिए गए, 4, 6 और 1, और यहां पर भी देखिए 3 शब्द हैं वो दिए गए हैं, 3 वर्ड दिए गए हैं, वेयर आर यू। अब देखिए यहां पे 4 का मतलब है वेयर, ठीक है, और यहां पे देखिए 6 का मतलब है आर, ठीक है, और यहां पे 1 का मतलब है यू, ठीक है, यानी 1 को इसने क्या लिखा है, यू लिखा है। अगला क्या है वो देखिए 169 का अर्थ है यू आर गुड। देखिए दोस्तों यहां पे 1 को इसने क्या लिखा है, यू, आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है, एक कोड लिख दिया, 1 को इसने यू लिखा है। और पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देखिए 1 को लास्ट में इसने क्या लिखा है, यू लिखा है, तो 1 का मतलब होता है यहां पे यू का, ठीक है, और 6 को इसने क्या लिखा है, आर लिखा है, और पीछे वाले में आप देखोगे यहां पर भी 6 है और यहां पर भी देखिए बीच में आर है, तो इसका मतलब है 6 कोड दिया इसने आर को, ठीक है।
तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है नोट का क्या कोड होगा। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ऊपर वाले दो वर्ड के अंदर यहां पे नोट नहीं है, लेकिन तीसरे वाले में यहां पे नोट है। और वर्ड कितने हैं, अक्षर कितने, देख लीजिएगा, एग्जाम 1, आर 2, नोट 3, बैड 4। तो यहां पे देखिए नोट को इसने क्या लिखा, 5 लिखा है, ठीक है। तो यहां पे 5 ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको यहां पे हल करने। चलिए एक क्वेश्चन और आपको यहां पे बताता हूं, पासे वाला या घन वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूं। क्वेश्चन देखिए इस तरह से बॉक्स आपके सामने वो दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है वो रख लिया जाता है। और क्वेश्चन ये है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। अब दोस्तों इस तरह के यानी जो घन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक करने का तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जो मानक घन होता है उसकी विपरीत फलकों का योग जो होता है वो 7 होता है हमेशा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहां पर जो आपको बॉक्स के ऊपर जो अंक के डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। यानी 2 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, और 1 के विपरीत है वो 2 नहीं हो सकता। अब यहां पे पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, 2 के विपरीत न तो 6 हो सकता है न 1 हो सकता है, और यहां पर 2 दिया गया है। और यहां पे देखिए 2 के विपरीत न तो 5 हो सकता है और न 3 हो सकता है। अब बाकी क्या बच गया, मैंने बताया कि एक मानक जो घन होता है उसकी जो फलक होते हैं उनका योग हमेशा 7 होता है। तो यहां पे देखिए संख्या बच गई 4, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या होगी, 4, क्योंकि 4 जो संख्या है वो न तो इन बॉक्स की फलकों पे दिखाई दे रही है और ना ही इस बॉक्स की फलक पे दिखाई दे रही है। तो एक सीधा साधा तरीका यही है कि जो अंक हमें बॉक्स पे दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन क्या रखा गया है, देखिए नीचे देखिए आरेख में एक घन की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस घन के 6 फलकों के हरे, पीले, लाल, काले, गुलाबी, सफेद रंगों से रंगा गया है। यदि हरे रंग वाले फलक की ऊपरी फलक कर दिया जाए तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा। तो दोस्तों यहां पे इन देखिए बॉक्स को आप देखिए, इन घन को आप देखिए। देखिए यहां पे हरे के सामने न तो लाल हो सकता है, न पीला हो सकता है, न पीले के सामने लाल हो सकता है, न हरा हो सकता है। तो कहने का मतलब जो फलक, जो नाम हमें यहां पे दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं हो सकते। तो यहां पे हरे के बारे में पूछा गया है, हरा ही पूछा गया है ना, देख लेते हैं एक बार। यदि हरे रंग वाले फलक की ऊपरी, तो हरे के सामने दोस्तों यहां पे सफेद आ जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए हरे के सामने यहां पे फलकों के ऊपर सफेद कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो करने हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे देखिए दर्पण प्रतिबिंब आता है, जल प्रतिबिंब आता है। तो दर्पण जैसे अपना शीशा होता है, कांच होता है, उसके सामने यदि कोई आकृति रखी जाती है तो उस दर्पण में या कांच में वो आकृति कैसी वो दिखाई देगी। तो यहां पे देखिए ये एक आकृति है और यहां पे इसके दाईं तरफ है, यहां पे क्वेश्चन में लिखा गया है आकृति दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, जबकि दर्पण दी गई आकृति के दाईं ओर ले, यानी दायां इधर है। यहां पे चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये दर्पण यहां पे लगा हुआ। अब ये दर्पण में आपको कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों आपको पता है कि जो वस्तु होती है जब उसका प्रतिबिंब अपन शीशे में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो वो उल्टी हो जाती है। तो देखिए यहां पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें उल्टी कैसी होगी, तो देखिए इसमें 2 का सही है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन है वो हल कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये दर्पण वाले हैं। चलिए और क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। कुछ कागज के टुकड़े आते हैं कि आपस में कागज को फाड़ने से या बीच में कट करने से वो कैसा दिखाई देगा, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है वो आते हैं। चलिए और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाता हूं। एक जो क्वेश्चन आता है वो दिनों वाला होता है, वार वाला होता है। आपको वार या दिन है वो निकालना होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 24 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 24 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। यानी यहाँ पे आपको 24 अगस्त का वार है वो निकालना है। अब देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो साल दिया गया है वो सेम है, 2020 है, और यहां पर भी 2020 है, यानी दोनों समान है। तो आप साल को भूल जाएगा, आपको सिर्फ 24 मार्च और 24 अगस्त को आपको ध्यान रखना है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है। कुछ में 30 होती है, कुछ में 31 होती है, और एक फरवरी का महीना जो होता है वो 28 का भी होता है, वो 29 का भी होता है। लेकिन यहाँ पे फरवरी तो चला गया है, बात हो रही है मार्च से लेके अगस्त की। यानी आपको 24 अगस्त के वार को ज्ञात करना। तरीका क्या है कि देखिए यहाँ पे उस मंथ के कितने दिन बच गए, मार्च के, यहाँ पे 6 दिन बच गए। यानी 31 मार्च को कौन सा वार होगा, 31 मार्च को भी दोस्तों यहाँ पे मंगलवार होगा, और 1 अप्रैल को यहाँ पे वार होगा बुधवार।
अब आपको पता है कि प्रत्येक 8 दिन बाद वही वार वापस आ जाता है कि मान लीजिए 1 अप्रैल को यहां पे बुधवार था तो 8 अप्रैल को भी बुधवार होगा, फिर अगले 8 दिन बाद में भी बुधवार होगा, फिर अगले 8 दिन बाद में भी बुधवार होगा। तो इस तरह से आपको अंदाजा लगा के ये जो क्वेश्चन है आपको हल कर लेना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग है वो लगाना है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न संख्या 38 से 43, यानी ये जो रूल लागू होगा वो प्रश्न संख्या 38 से लेकर 43 तक है वो लागू होगा। प्रत्येक 3 विकल्प हैं वो दिए गए, परंतु एक विकल्प इनमें से भिन्न है, अलग विकल्प है, उसका चयन करना है। यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से और शब्द तो एक जैसे हैं लेकिन एक शब्द अलग है। देखिए समझिए, यहाँ पे पहला शब्द आ गया चौक, दूसरा आ गया कलम, और तीसरा आ गया पेंसिल, और चौथा आ गया नक्शा। अब आपको ये पता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो चौक और यहाँ पे ये जो कलम और पेंसिल हैं, इनमें सिर्फ लिखने का काम होता है, लेकिन आपको पता है कि नक्शा है, मैप होता है, उसमें हम किसी क्षेत्र के नक्शे को देखते हैं, स्थान को वो अपन देखते हैं। तो इसमें ये जो नक्शा है इन 3 वर्ड में या 3 जो शब्द दिए गए इनसे बिल्कुल अलग है, भिन्न है। ठीक है, इसी तरह से जैसे अपन 39 का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखिए टैक्सी आ रखा है, बस आ रखा है, कार आ रखा है और टैंकर आ रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो टैंकर है वो बिल्कुल भिन्न है। आपको पता है कि टैक्सी में भी बैठा जाता है, बस में भी बैठा जाता है और कार में भी बैठा जाता है, लेकिन जो टैंकर है वो बैठने के काम में नहीं आता है, वो केवल सामान ढोने के काम में आता है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन को देखना है, जो भी शब्द भिन्न हो उसको आपको अलग करना है। चलिए यहां पर कुछ आकृतियों वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ संख्या है वो दे दी जाती है। देखिए इस तरह से संख्या दे दी जाती है और यहां पे देखिए क्वेश्चन मार्क आता है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर है या कौन सा डिजिट है वो आता है अंकों में या फिर शब्दों में, वो डिजिट आपको यहां पे लिखना है। एक रूल आपको फॉलो करते हुए लिखना है, एक क्रम के अनुसार आपको लिखना है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ये क्रम कैसे बना, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने इसका सोल्यूशन बताया। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 57 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 225। तो देखिए क्रम बन रहा है, पहले 8 आया, फिर 15 आया, 15 के बाद 29 आया, फिर 29 के पास यहाँ 57 आया, फिर यहाँ पे आएगा। तो इसी तरह से क्रम को फॉलो करना है। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन निकाला है कि 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 में -1 किया तो 15 आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 15 आ गया, हमने यहाँ पे ये देखिए 15 आ गया। कहने का मतलब ये जो संख्या है उसको 2 से गुणा करनी है और -1 कर देना है। जैसे 15 दूनी 30 होता है, तो आप यहाँ पे देखिए 15 दूनी 30 और -1 29 आ गई अगली संख्या। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 29 है। तो इसी तरह से आपको 57 को 2 से गुणा करना है, 114 आएगा, और फिर -1 करना, तो यहाँ पे 113 आ जाएगी, जो कि आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हो 113 यहाँ पे आ रखी है। जब आप 113 को 2 से गुणा करोगे तो 226 आती है, और 226 में से 1 घटा देते हैं तो 225 आती है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो अगली संख्या यहाँ पे 225 आई है। तो एक रूल बन गया है दोस्तों, यहाँ पे रूल क्या बना है कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया गया है, और गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उस संख्या में से एक है वो घटाया गया है। तो एक क्रम बन गया, एक रूल बन गया। इसी तरह से आपको रूल को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पे क्रम निर्धारण भी आता है कि आप मान लीजिए कक्षा में 10 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है वो 5 नंबर पे बैठा है, एक 7 नंबर पे बैठा है, तो फलाना व्यक्ति है कौन सी जगह पे बैठा है। ठीक है, एक घड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी तरह से चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, आरेख वाला क्वेश्चन आता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें काफी सारी आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। आरेख को ध्यान से अध्ययन करने पर इन आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। कहां से कहां लेके 49 से 53 तक के। अब देखिए यहाँ पे वर्त है वो बेरोजगारों को दर्शाता है, वर्ग है वो परिश्रमियों को दर्शाता है, त्रिभुज है वो ग्रामीणों को दर्शाता है, आयत से बुद्धिमानों को निरूपित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए मैं यहाँ पे एक बार इसको छोटा कर देता हूं। अब देखिए ये जो वर्त है राउंड यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो वर्त है वो दिया गया है। अब वर्त का मतलब क्या है, बेरोजगार। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो वर्ग दिया गया है, वर्ग का मतलब यहाँ पे परिश्रमी। और यहाँ पे देखिए आयत दिया गया है, ये देखिए आयत है यहाँ पे, इसको बताया गया है कि इसके अंदर बुद्धिमान है, यानी कुछ व्यक्ति हैं, कुछ संख्या दी गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि ऐसे ग्रामीण जो एक परिश्रमी तथा बुद्धिमान भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक एक स्टेप को फॉलो करना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए पहला जो यहाँ पे शब्द दिया गया कि ऐसे ग्रामीण,
तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे आरेख दिया गया है, ग्रामीण वाला आरेख कौन सा है वो आपको ध्यान पूर्वक है वो देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण का जो आरेख है वो ये त्रिभुज को दर्शाया गया है। देखिए ये जो त्रिभुज है, चलिए मैं यहाँ पे एक बार पेन है वो थोड़ा सा अलग ले लेता हूं आपके लिए सुविधा हो जाए, ताकि परेशानी वो नहीं आए आपको भी। देखिए यहाँ पे जो ग्रामीण दर्शाया गया है, ये जो त्रिभुज है, ये देखिए ये त्रिभुज है दोस्तों, इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे ग्रामीण क्षेत्र की हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरा कलर है वो भी ले लेता हूं एक बार दोस्तों यहाँ पे, चलिए एक बार मैं इसको। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या बताई गई है, जो कि परिश्रमी और बुद्धिमान भी है। अब यहाँ पे देखिए बुद्धिमान वाला एरिया ये है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये बुद्धिमान वाला एरिया है, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे है बुद्धिमान और परिश्रमी। और परिश्रमी वाला कौन सा है, देखिए ये जो रेक्टेंगल है, इसको मैं एक बार कलर है वो चेंज कर लेता हूं। और परिश्रमी को देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको वर्ग के द्वारा है वो इस तरह से दर्शाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु बेरोजगार नहीं है, उपरोक्त आरेख में किस क्षेत्र में इन्हें निरूपित किया गया, परंतु बेरोजगार नहीं है। अब आपको ये पता है कि बेरोजगार के लिए जो रेक्टेंगल है ये दर्शाया गया है, ठीक है। ये देखिए अब इस एरिया के अंदर जो संख्या सबसे कॉमन आती है उसको आपको लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे ग्रामीण, तो हमने ग्रामीण वाला ये त्रिभुज है वो देखा, तो देखिए 2 भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 भी है और 14 भी, लेकिन सभी इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या 14 है, आप देखिए फ्रेंड्स ये जो 14 संख्या है वो सभी ये जो आकृतियां दे रखी हैं इन आकृतियों में कॉमन है, यानी वो ग्रामीण है, पारिश्रमी और बुद्धिमान भी है, परंतु बेरोजगार नहीं है। आपको पता है ये देखिए जो रेक्टेंगल दे रखा है, जो वर्त दे रखा है वो बेरोजगारी को दर्शाता है, लेकिन 14 संख्या है ये इस वर्ग के बाहर की साइड, आप देखिए इसकी ये सीमा है, आप यहाँ पे देखिए ये सीमा है इसकी, ठीक है, इससे बाहर है, तो इसका मतलब है 14 संख्या है वो बेरोजगार नहीं है, वो रोजगार है, ठीक है। जबकि अपन यहाँ पे 1 को देखें तो ये बेरोजगार है, ठीक है, 9 भी है वो भी बेरोजगार है, लेकिन जो 18 है बुद्धिमान तो है, लेकिन दोस्तों वो बेरोजगार नहीं है, रोजगार है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें जो कॉमन संख्या आएगी वो 14 आएगी, और जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे दी जाती है, तो नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये देखिए इसका जो उत्तर है वो भी 14 आएगा। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको फॉलो करते हैं, इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पे हल करना है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगले जो क्वेश्चन आते हैं वो घन वाले क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, यानी जो फलक हैं उनको लाल रंग से रंगा गया है, एवं इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घन में परिवर्तित कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह ही रंग है, करने का मतलब एक फलक है वो रंगीन है। अब देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक सूत्र को फॉलो करते रहना है, क्योंकि जब तक आपको सूत्र का पता नहीं होगा तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चन वो हल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखिए जो 64 है, यहाँ पर छोटे छोटे माप वाले घन की संख्या दी गई है, यहाँ पर आपको n का मान निकालना है। 64 है वो किसका घन है, और 64 है वो 4 का घन है। तो इसी तरह से मैं आपको एक सूत्र वो दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए मेरी स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखिए, मैं एक बार यहाँ पे रोक रहा हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले n का मान आपको निकालना होता है, ये सूत्र है वो आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे n का मान निकालने के लिए बड़े घनों की संख्या और उसमें भाग देना छोटे घनों की भुजाओं वाली संख्या का, ठीक है। कुल छोटे घन कितने होंगे, तो यहाँ पे n आ जाएगा, n का यहाँ पे देखिए घन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे √3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल रंगहीन घनों की संख्या, तो यहाँ पे n-2 और यहाँ पे आपको घन लिखना है, ठीक है, √3 लगाना आपको। केवल एक फलक पर रंग, तो यहाँ पे देखिए आपको अब की बार जो अंडर रूट है वो 2 लगाना है, और इसको इस बार से आपको 6 से गुणा कर देना है। केवल 2 फलकों पर रंग, तो आपको ये सूत्र लगा के यहाँ पे गुणा 12 से आपको गुणा है वो कर देना है। केवल 3 फलकों पर रंग, इनकी संख्या दोस्तों हमेशा 8 ही होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 3 फलक पे केवल 8 ही ऐसे घन होंगे जिनकी 3 कलर होंगे, ठीक है, 3 फलकों पे रंग होगा। तो ये जो सूत्र है आप ध्यान कर लीजिएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। तो चलिए वापस वो फाइल ओपन कर लेता हूं। तो देखिए 64 का हमने घन निकाला, तो 4 है वो 64 का घन होता है, तो यहाँ पे n का मान है वो आ गया 64। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतही रंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से सूत्र खोल लेता हूं, यहाँ पे केवल एक फलक वाला, तो देखिए इसका यही सूत्र है, केवल एक फलक पर रंग वाला, ठीक है, ये सूत्र है। तो यहाँ पे n का मान तो 4 आ गया, ठीक है, और 4 से अपन 2 घटाएंगे तो इसका बराबर कितना हो गया, 2 हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं माउस से कर रहा हूं, ठीक है। अब 2 को आपका अंडर रूट आपको निकालना है, 2 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 2 का स्क्वायर आपको 4 हो जाएगा।
अब 4 को गुणा आपको 6 से कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि सूत्र में यहाँ पे देखिए गुणा 6 है वो लगा रखा है, और 6 चौक कितना होता है 24। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का समाधान हो गया 24। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आंसर में भी यहाँ पे देखिए 24 है वो दे रखा है। तो ये सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन है आप हल कर पाओगे। डिटेल से तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करना है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे दिखाता हूं, और एक क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है मेट के अंदर। यदि प्रत्येक संख्या के इकाई व सैकड़ा के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों का योग क्या होगा। कहने का मतलब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, इकाई व सैकड़ा के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ये देखिए ये संख्या वो दी गई है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है और सैकड़ा का अंक 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इकाई और सैकड़ा यानी इनको आपस में बदल दिया जाए, तो बदलने के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अब आपको यहाँ पे सीधा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे बड़ा अक्षर है वो देख लेना। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, आपको पता है जैसे 839 है, और यहाँ पर भी शुरुआत के अंदर देखिए 9 रखा है, तो 9 आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या के इकाई व दहाई होने पर, तो सबसे पहले तो आपको क्रम चेंज करना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 8 की जगह तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 9 आ गया, 3 वैसा का वैसा रह जाएगा। ठीक है, और फिर 8 है, ये 9 की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया। ये देखिए सही तरीके से इस तरह से मैं कर देता हूं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, माउस है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपके लिए डेमो वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा है कि इकाई व दहाई के अंकों का योग। तो इसमें इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 3 है। 8 3 कितने होते हैं 11। तो आप यहाँ पे देखिए 11 वाला ऑप्शन ये। तो इसी तरह से आपको रूल को फॉलो ही करते इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों आपको यहाँ पे करने, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप यहां पे देखिए, नीचे दिए गए अंगणितीय व्यंजक में यदि अंक 4 व 3 को परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो इसका हल क्या होगा। यानी 4 व 3 को आपस में उनका स्थान बदल दिया जाए तो फिर आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप देखिए, और एक जानकारी और आपको यहां पे बता दूं, जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का एक रूल होता है, बोड़ा मास का रूल होता है, आपने जरूर सुना होगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपको भाग को हल करना है, उसके बाद आपको गुणा वाली संख्या को हल करना है, फिर प्लस या माइनस में से दोनों में से कोई भी आप पहले और बाद में कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि 4 व 3 की जगह चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये तो 4 है और यहाँ पे 3 है, आपस में चेंज करते हैं, तो 3 की जगह तो अपन 4 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से, और 4 की जगह अपन 3 लिख देंगे, इस तरह से चेंज होगी जगह। अब सबसे पहले आपको ये एरिया करना है, यानी भाग वाली संख्या हल करनी है। अब 2 का भाग आपको 4 में देना, न कि 3 में। तो कितना आती है संख्या 2 आती है। चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, और फिर इधर हम माइनस है वो लगा लेते हैं। फिर गुणा वाला करना है। अब यहाँ पे 4 नहीं है 3 है, तो 3 दूनी 6, तो हमने यहाँ पे 6 लग लिया और फिर प्लस 8 कर दिया हमने। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्लस हमने यहाँ पे 8 है वो कर दिया। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 और 6 कितने होते हैं 14 होते हैं, और 14 में से 2 गया, कितना हो गया 12। तो यहाँ पे देखिए एक उत्तर ये आ रखा 12। ठीक है, बाकी में संख्या वो अलग है। तो इस तरह से आपको हल करना है। रूल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने 4 और 3 को है वो चेंज कर दिया और हमने क्वेश्चन को है वो हल कर दिया। इसी तरह से आपको फॉलो कर लेना है। चलिए और क्वेश्चन बताता हूं। यहाँ पे देखिए दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन है वो आ गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, डायरेक्शन से संबंधित। कि मान लीजिए आपका जो मुंह है वो उत्तर की तरफ है, 4 बार आप दाईं तरफ मुड़ गए तो फिर आपका मुंह कौन सी दिशा में होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो है ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को है उस दिशा में खड़ा कर ले। ठीक है, क्योंकि आप परीक्षा देने जाओगे किसी एग्जाम सेंटर में, वहां पे आपको उत्तर दक्षिण है उसका पता नहीं होगा। तो ऐसे में आप अपने घर के पे खड़ा होके अपने आप को मान लीजिएगा कि मैं मेरे घर पे ही खड़ा हूं और मेरे घर की दिशाओं का मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है या ध्यान है। तो उसी तरह से आपको अपने आप को घुमा लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है आराम से हल हो जाएंगे, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन है ये नहीं होते हैं, आराम से ये हो जाएंगे। देखिए दिशाओं से संबंधित एक ये क्वेश्चन है, और इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा स्क्रीन पे। और ये पे देखिए आप यहाँ पे कि दर्शन पूर्व की ओर, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिशाओं का अंकन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे दिशा अंकन करता हूं, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होती है, ठीक है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है,
और दाएं तरफ है वो पूर्व दिशा होती है अपनी, और अपनी बाएं तरफ है वो पश्चिम होती है। ठीक इस तरह से मैंने पश्चिम है वो लिख लिया। ठीक है, चलिए अब ये बोल रहा है कि दर्शन पूर्व की ओर 4 मीटर चला। तो देखिए इसको ध्यान में रखते हुए तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। चलिए यहां पे वो चला पूर्व की तरफ, कितनी देर चला, 4 मीटर चला। फिर वो अपने दाएं ओर मुड़ गया, और दाएं मुड़कर वो किस तरफ चला, यहाँ पे 7 मीटर है वो चला। ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ गया। तो देखिए अब की बार बाएं इस तरफ हो जाएगा, और कितनी दूर चला, वो चला 5 मीटर। ठीक है, और फिर वो बाएं मुड़ गया, और कितनी दूर चला, वो 7 मीटर वापस चला। ये देखिए 7 मीटर वापस चल गया। और चलिए, और फिर वह अंत में दाएं मुड़ गया, यानी दाएं फिर से मुड़ गया, और 3 मीटर चला। ये देखिए अब वो 3 मीटर है वो यहां पे चला। चलिए हमने ये 3 लिख दिया। दर्शन आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए दोस्तों आपको पता है कि ये 5 मीटर ये चला। ठीक है, और यहां पे देखिए 7 मीटर ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन यहां से घूमते वापस आ गए, तो ये 7 मीटर की दूरी तो खत्म हो गई। अब आपको ये सीधी दूरी है ये आपको जोड़नी है। ठीक है, और यहां पे ये जो दूरी है वो कितनी है, ये है 5 मीटर। अब इन संख्याओं को आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 4 5 कितने हो गए, आप देख लिए 9 हो गए। 9 में 3 जोड़ा कितने हो गया दोस्तों, 12 हो गया। इसलिए इसका उत्तर है वो भी क्या हो गया, 12। तो देखिए 12 हो गया। तो इसी तरह से आपको आरेख बनाना है, और आरेख बनाते हुए क्वेश्चन को हल करना है। चलिए क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है, और यहाँ पे सम अनुपात दे रखा है। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर देखिए यहाँ पे ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं, इसके अंदर जो रूल फॉलो किया गया है वही दोनों तरफ की संख्याओं में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए समानुपात है वो लगा दिया गया है। समानुपात का मतलब ये है कि दोनों में समान रूल आपको यहाँ पे लगाना है। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको ये पता लगाना है कि ये 20 कैसे आया, 11 कैसे आया, 20 को गुणा करने पर आया या फिर 11 को गुणा करने पर आया, किस तरह से आया। तो देखिए यहाँ पे सीधा साधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 11 को 2 से गुणा करो आप, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे 11 को 2 से हमने गुणा किया, तो गुणा करने के बाद संख्या आती है 22। ठीक है, 22 यहाँ पे संख्या आई है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए 22 आ गया। अब ये संख्या यहाँ पे देखिए 20 है, लेकिन यहाँ पे संख्या आ गई 22, इसलिए आपको यहाँ पे 2 घटाना है, और 2 घटाने के बाद संख्या यहाँ पे देखिए दोस्तों आ जाएगी 20। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे रूल फॉलो किया है वही रूल आपको आगे वाली संख्या में फॉलो करना है। यानी इस संख्या के अंदर ये जो संख्या है इसमें हमने कुछ जोड़ा या फिर घटाया या भाग किया, करने के बाद ये संख्या आई है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या है उसको आपको 2 से गुणा करना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। यदि हम 49 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों संख्या आएगी 98, यानी 98 संख्या आएगी, और 98 से हम 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों संख्या यहाँ पे आएगी 96। ठीक है, इस तरह से 96 आएगी, लेकिन ये तो 102 हो गई, 96 नहीं है। अब आपको यहाँ पे 52 को गुणा करना है। जब आप 52 को गुणा करोगे तो दोस्तों 52 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे संख्या आएगी 104। ठीक है, इस तरह से 104 संख्या वो आ जाएगी, और 104 से -2 करके आप देखो, और 2 करने पर आपके सामने संख्या आ जाएगी 102। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये राइट है। तो इसी तरह से आपको रूल को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे हल करना है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे दिखाता हूं। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी जब काम होता है तो उसका एक तरीका होता है। आपको पता है कि आपको छत पे चढ़ना है, तो आप जैसे सीधे तो छत पे नहीं चढ़ सकते, पहले आप उसकी नींव खोदोगे, फिर आप मकान बनाओगे, लिपाई पुताई करोगे, पैड़ियां या सीढ़ियां लगाओगे, उसके बाद आप छत पे चढ़ोगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्रम के अनुसार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्रम के अनुसार आपको यहाँ पे दर्शाना है। जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या दिया गया, फसल दी गई है, जड़ दी गई है, तना दी गई है, बीज दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है फूल। अब इसका मतलब है यहाँ पर एक जो पौधा है, पौधे के जन्म से लेकर फूल तक की प्रक्रिया को समझाया गया। अब आपको ये पता है कि जब भी कोई पेड़ बनता है, कोई फसल बनती है, तो आपको ये पता है कि सबसे पहले उसके बीज को बोया जाता है, फिर उसकी जड़ होती है, फिर तना फैलता है, फिर डालियां टहनियां आती हैं, फिर फूल आता है, फिर जाके कोई फसल है वो बनती है। तो देखिए इसमें क्रम है, सबसे पहला 4। देखिए यहाँ पे बीज बोया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें पहला जो अक्षर है या डिजिट है वो यहाँ पे 4 किसमें। अब देखिए 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। अब देखिए ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल खराब हो गए। अब इनमें आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है। अब आपको दोनों में कंपेयर करना है, पहले वाले में
और चौथे वाले में आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर भी चौथा है, यानी जो 4 संख्या इसमें भी दी गई है और 4 संख्या इसमें भी दी गई। चलिए 1 नंबर का आ गया। बीज के बाद आपको पता है कि तना सीधा नहीं निकलता है, सबसे पहले जड़ है वो नीचे की तरफ जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन किस में आया है? तो देखिए इसमें दूसरे में 1 आया है और इसमें ये देखिए 2 आया है। तो हमारा यही जो ऑप्शन है, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये तो गलत यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब आपको फालतू में माथाफोड़ी नहीं करनी है, यही क्वेश्चन सही है। अब आपको पता है कि जड़ के बाद तना होता है और तने के बाद दोस्तों यहाँ पे फूल लगता है, और फूल लगने के बाद तो आपको पता है कि फसल पकती है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से शॉर्ट तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है, फालतू में माथाफोड़ी नहीं। अगर शुरुआत के 2 अक्षर हैं वो मिल जाते हैं तो वो क्वेश्चन लगभग 99% है, वही ऑप्शन होता है। तो फालतू में आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे दी गई है वर्षा दिया है, बादल दिया है, महासागर दिया है, नदी दी गई है, मानसून। अब आपको पता है कि बरसात कब होती है और फिर वो कहां गिरती है जाकर के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों मानसून आता है। आपको पता है कि सीधे बादल आ रहे हैं तो वह बादल ऐसे नहीं आएंगे, किसी न किसी महासागर से सागर से मानसून है, तूफान है, वो उठा होता है, तब वो मानसून आता है। तो सबसे पहला होगा मानसून, क्रम संख्या आएगी 5। तो देखिए 5 इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आपको पता है क्योंकि शुरुआत में किसी के 5 नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले मानसून आता है, मानसून के बाद बादल बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर आ रखा है। बादल बनने के बाद दोस्तों वर्षा होती है, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में वर्षा दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर आ गया। और वर्षा होने के बाद आपको पता है कि नदियों में पानी जाता है, तो 4 नंबर पे यहाँ पे क्या है? नदी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया। और नदी के बाद पानी कहां जाता है? आपको पता है सागर या महासागर में जाता है, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर आ गया। तो देखिए क्रम बन गया। इसी तरह से आपको क्रम बनाते हुए इन क्वेश्चनों को है वो हल करना है। चलिए क्वेश्चन और आपको यहाँ पे बताता हूं। यहाँ पे रिश्ते नाती वाले क्वेश्चन है वो आते हैं, जैसे आपके फूफा के पिता है वो आपके क्या लगते हैं, ठीक है, आपके नाना के बेटा है वो आपका क्या लगता है। इस तरह से रिश्ते नाती के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट ईयर है, कुछ इस तरह से पूछा गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कृति एवं अमित, श्रीमती एवं श्रीमती मित्तल के 2 बच्चे, श्रीमती एवं श्रीमती मित्तल। जैसे ये गोत्र है वो लिख दिया है दोस्तों। आपको पता है कि अपना एक गोत्र होता है, उसी हिसाब से देखिए जाति अलग होती है, कास्ट अलग होती है। जैसे जाट है, हरिजन है, नाई है, ये जाति वो अलग होती है, लेकिन उसके अंदर भी गोत्र होता है। तो कृति और अमित हैं वो मित्तल की फैमिली है, ठीक है। अमित की शादी अनन्या से हुई है, जो श्रीमती गोयल की बेटी है। यानी अमित की शादी किससे हुई है? अनन्या। और अनन्या किसकी बेटी है? गोयल की बेटी है, ठीक है। और गोयल ने रीता से शादी की है। सोनू और राकेश सुमेर व रीता के बच्चे। अब आपको पता है गोयल है, उसकी पत्नी है रीता, और रीता के बेटे क्या हो गए? सुमेर, राकेश और सोनू। तो इसका मतलब है गोयल के साथ जिसने शादी की वो भी यहाँ पे गोयल बन गई, और उनके बेटी बेटी वो भी गोयल बन गए। अब प्रश्न ये आता है, उर्वी तथा पूर्वी अनन्या एवं अमित की बेटियां, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रश्न है, राकेश का कुल नाम क्या होगा? तो दोस्तों आपको ये पता है, देखिए यहाँ पे ये राकेश आ रखा है, ठीक है। इतने एरिया के अंदर ये राकेश आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये राकेश है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि सोनू और राकेश सुमेर एवं रीता के बच्चे, सुमेर एवं रीता के बच्चे। और आपको पता है रीता की शादी किससे हुई है? इस गोयल से हुई है। ये देखिए रीता है, ठीक है। और परिवार कौन सा होगा दोस्तों? गोयल परिवार हो गया। तो यहाँ पे इसका कुल नाम भी क्या हो गया? गोयल। तो यहाँ पे देखिए ये गोयल आ रखा है, ठीक है। बाकी देखिए मित्तल है, अमित है, ये किसी का नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का समाधान हो गया यहाँ पे गोयल। तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग है वो लगाना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। और क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस तरह से, आप देखिए नीचे दी गई श्रृंखला को पढ़िए और प्रश्न संख्या 93 से 95 तक आपको उत्तर देना है, ठीक है। ये जो रूल लागू होगा वो क्वेश्चन नंबर 93 से लेके 95 तक है वो लागू होगा। और यहाँ पे लिखा है, देखिए कुछ संख्या है दोस्तों यहाँ पे दी गई। देखिए कितनी लंबी संख्या है दी गई, काफी लंबी संख्या है वो दी गई, इतनी इतनी आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी लंबी संख्या दी गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है 93 का, कितनी बार 5 के आगे 2 है? यानी इस संख्या में आपको यह देखना है कि 5 के आगे कितनी बार 2 है, परंतु उसके ठीक पहले 4 नहीं हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर 5 है, लेकिन 5 के आगे यहां पे देखिए 2 नहीं है, 4 है, तो ये नहीं होगा। यहां पे ये है 5 के आगे 2 है,
ठीक है, ये एक रूल फॉलो हो गया हमारा, ये वाला रूल है वो फॉलो हो गया, 5 के आगे 2 है, परंतु इसके ठीक पहले 4 नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 5 से पहले यहाँ पे 4 नहीं है, 3 है, तो 1 आ गया। ठीक है, 1 नंबर। आगे और देखते हैं अपन। फिर दूसरा ये है, देखिए ये देखिए 5 के आगे 2 है, लेकिन इससे ठीक पहले 4 है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए और संख्या अपन देखते हैं। अब ये देखिए 5 के आगे बिल्कुल 2 है और ठीक पहले 4 नहीं है, 7 है, तो हमारा दूसरी संख्या हो गई 1 और 2। आगे देखते हैं। ठीक है, अगली संख्या दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 के आगे ये भी 2 है और इससे ठीक पहले 4 नहीं है यानी 2 है, तो तीसरी संख्या हो गई हमारी। चलिए और देखते हैं। और आगे देखिए ये है एक बार 5 और 2, ठीक है, और इससे पहले 4 नहीं है, 6 है, तो हमारी चौथी संख्या ये हो गई। चलिए और आगे देखते हैं, 5 के आगे 2 नहीं है, तो कितना हो गया, 1 2 3 और 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। घड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए घड़ी का क्वेश्चन आ रखा है और ये क्या है कि किसी घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयों में 12:30 बजे कोण क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक घड़ी है वो अपन है वो बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक टेम्परेरी घड़ी है वो बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं, यहाँ पे 9 बजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12:30 बजे हुए हैं, ये सुई है मान लीजिएगा। चलिए ये एक सुई मैंने यहाँ पे ये बना दी, ये बड़ी वाली है घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। अब यहाँ पे कोण बन गया है दोस्तों, कोण पूछा है तो ये 180 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको ये पता है कि जब भी कोई घड़ी एक 12 बजे से लेकर वापस 12 बजे तक आती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। इतने एरिया का है ये, पूरा 360 डिग्री का है। लेकिन ये घड़ी की सुई है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में है, तो 180 इसमें है वो आ जाएगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ये गलत होगा, 165 डिग्री का नहीं बनेगा, 180 डिग्री का कोण है ये बनने वाला है। तो आपको घड़ी की सुइयों का ज्ञान है वो जरूर होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे हल करने हैं। तो दोस्तों ये हैं वो क्वेश्चन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैथ वाले पेपर में आते हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं अब आपको सेट वाला क्वेश्चन वो दिखा देता हूं। देखिए सेट वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपकी 9th और 10th का जो सिलेबस होता है, जिसके अंदर जैसे साइंस है यानी विज्ञान है, और विज्ञान के अंदर जैसे फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, उसके क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस के आते हैं, फिर मैथ के क्वेश्चन आते हैं। उन सभी को आपको यहाँ पे हल करना होता है, जो कि अपने 9th और 10th का सिलेबस होता है। तो देखिए वो तो सिलेबस की तो मैं आपको यहाँ क्या जानकारी दूं, आपके जो सिलेबस में है जैसा आप पढ़ रहे हो उसी हिसाब से क्वेश्चन आने वाले हैं। सिलेबस के बाहर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, अगर ज्यादा आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, आगे की वीडियो के अंदर आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट का ऑप्शन है वो दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए एनटीएस एसटी एग्जाम का ऑप्शन या मेनू मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एनटीएससी और एसटीएससी एग्जाम के बारे में जानकारी दे रखी है। नीचे आपको यहाँ पे आना है और नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये पेपर है, मैट का भी पेपर है और शेट का भी पेपर है। यहाँ से इस पे क्लिक करके डायरेक्ट आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एनटीएससी फर्स्ट स्टेज के एग्जाम पेपर। शायद आप समझ गए होंगे, कुछ सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, कुछ तरीका मैंने आपको बताया। इसके अलावा यदि एनटीएससी एग्जाम को लेकर के आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी आप एग्जाम को लेकर के सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी इंस्टा की आईडी आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो जाके फॉलो कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।